क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में एक डायग्राम ऐसे बना के दिया है बच्चों। एक बार क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। कहा गया कंसीडर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ एज शोन इन द फिगर बिलो। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सैटेलाइट यह है बच्चों, यस फॉर सैटेलाइट यहाँ लिख देता हूँ। अर्थ के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रहा है। ओके, let LA and LP represents the angular momentum of satellite about the earth when at aphelion and perihelion respectively। बच्चों एपहेलियन ये फारदेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे ज़्यादा दूरी वाला। अर्थ से जब सैटेलाइट सबसे ज़्यादा दूर होगा दैट इज एपहेलियन, पॉइंट ए से डिनोट है। एंड अनदर पॉइंट इज पेरीहेलियन जो कि अर्थ के सबसे पास में होगा। जब सैटेलाइट यहाँ से पास आउट हो रहा होगा, यहाँ से बच्चों क्रॉस कर रहा होगा, तो कहा गया अर्थ के अबाउट उसका जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज यल ए। और जब सैटेलाइट यहाँ को क्रॉस कर रहा होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन को, तो उस समय सैटेलाइट का बच्चों एंगुलर मोमेंटम अर्थ के अबाउट बोला गया है दैट इज यल पी। हमसे कहा गया तो यहाँ पे क्या रिलेशन करेक्ट होगा या करेक्ट नहीं होगा देखना है बच्चों। इस पूरे मोशन में जैसे हम लोग केपलर्स लॉ में पढ़े थे, सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रहा है। प्लैनेट जो है बच्चों, माफ करिएगा, प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चल रहे थे। हम लोग केपलर्स लॉ में इस बात को सीखे थे। सिमिलर मैनर में यहाँ पर अर्थ के चारों तरफ बच्चों तमाम सारे सैटेलाइट्स ऐसे चल रहे होंगे। किसी एक सैटेलाइट को यहाँ दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर फिलहाल अर्थ का सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट मून हुआ, मान लो ये मून ही हो, या कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो सकता है, तमाम सारे ऐसे हैं। इस तरह से यहाँ मोशन कर रहा है बच्चों। जब सैटेलाइट कहीं पर भी होगा तो उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसका लाइन ऑफ एक्शन अर्थ से जाएगा। यानी अर्थ के अबाउट बच्चों अगर हम यहाँ पर टार्क लें कि अर्थ के अबाउट टार्क कितना लग रहा होगा, तो वो होगा 0, क्योंकि बच्चों जो फोर्स होगा, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अर्थ से ही होके जा रहा है। अब देखो, सब मिला जुला के जैसे केपलर्स के लॉ में हम लोग सीखे थे कि एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, उसी तरह से यहाँ पर बच्चों एंगुलर मोमेंटम जिसको यल से डिनोट करके दिया है, यहाँ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है बच्चों। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब ये हुआ कि जब सैटेलाइट पॉइंट ए से गुजर रहा होगा, जब सैटेलाइट पॉइंट पी से गुजर रहा होगा या किसी भी पॉइंट से गुजर रहा होगा, तो उस समय एंगुलर मोमेंटम सेम होगा, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। तो यहाँ पर ऐसा मुझे बच्चों स्टेटमेंट दिख रहा, पहला यल ये इक्वल टू यल पी, यल स्मॉल ये दिया है, दिस इज इक्वल टू यल पी, बिल्कुल सही है। बी में बच्चों यहाँ वेक्टर टर्म में लिखा है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम है तो वेक्टर सेम कर सकते हैं। यहाँ पर बी में बच्चों अपोजिट वेक्टर दिखा दिया है, नहीं डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर भी सेम होगा, बी में नहीं बल्कि 2 में। और 3 में बच्चों कहा गया आर ए क्रॉस एल पी इक्वल टू आर पी क्रॉस एल पी। सर वैसे भी एल पी दोनों साइड इसमें कॉमन कर दिया है, आर ए इज नॉट इक्वल टू आर पी, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट तो कभी करेक्ट होगा ही नहीं, डायरेक्शन भी इनका अलग अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ के लिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। और यहाँ पर ऑप्शंस में आए तो कहा है 1 इज करेक्ट, 1 ओनली इज करेक्ट, 2 ओनली इज करेक्ट, मतलब 1 ओनली 2 ओनली ऐसे करके दिया है। तो बच्चों फिलहाल इसमें केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो यहाँ के लिए होगा बच्चों ऑप्शन ये, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बना रहेगा, ठीक बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने अभी सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा क्वेश्चन नंबर 23। वी हैव क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 महज एक स्टेटमेंट है, पूछा गया है, कहा गया है मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। बच्चों मैंने आपको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम का एक और अल्टरनेटिव नेम होता है दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। वही सवाल है, तो यहाँ के लिए जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एंगुलर मोमेंटम। ओके, कोई बड़ी बात नहीं, डायरेक्ट टिक करेंगे। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले
क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 सेज a bob of mass small m attached to an inextensible string of length L is suspended from the vertical support. Okay, हमसे कहा गया है the bob rotates in the horizontal circle with a angular speed omega radian per second about the vertical, ठीक है, about the point of suspension। बच्चों ऐसे मैं कोई यहाँ एक सपोर्ट लगा देता हूँ, ये कोई बच्चों एक स्ट्रिंग है, एक कोई यहाँ पर रोप है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कह लीजिए, थ्रेड कह सकते हैं। यहाँ पर एक कोई बॉब जैसे सिंपल पेंडुलम में होता है, इससे बंधा हुआ है और इसको बांध कर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है। तो फाइनल सिचुएशन ये आएगा, ये तो यहाँ रह नहीं जाएगा, ये बच्चों जो मोशन होगा इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा, स्ट्रक्चर बनेगा समव्हाट लाइक दिस, ऐसे करके कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा होगा, कुछ ऐसे करके बच्चों यहाँ सिचुएशन क्रिएट हो रहा होगा, ऐसे करके यहाँ सिचुएशन क्रिएट हो रहा होगा। आप लोग ध्यान से समझें। ओके बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो मेटल का बॉब है कभी इस पोजीशन से गुजर रहा होगा, कभी ये पोजीशन से गुजर रहा होगा। मान लो ऐसे मोशन करते हुए गया, अंदर से होता हुआ फिर यूँ जा रहा है। बच्चों इस तरह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये कर रहा होगा, इस तरह से बच्चों हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होगा इस मेटल के बॉब का। ओके, अब समझने वाली बात यह है, जब ये बॉब यहाँ पर होगा, ये रहा बच्चों पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इस सवाल को मैं बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय मैंने इसकी पूरी थियरी आपको बता रखी है। ये वाला बच्चों अलग सिचुएशन एक था जो मैंने आपको बताया था, शायद सर्कुलर मोशन का वो लास्ट लेक्चर रहा हो या सेकंड लास्ट लेक्चर रहा हो, उसमें मैंने बच्चों इसको बताया है कि अगर ऐसे मोशन में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो बच्चों इनफैक्ट यहाँ पर बैठ के अगर मैं देखूँ तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ के अबाउट जो सेंटर ऑफ सर्कल है वहाँ के अबाउट एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कंजर्व होगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट देखूँ तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का सेंस यहाँ पर हुआ आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी की डायरेक्शन यहाँ लगातार चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड वही बना रहेगा, क्योंकि आर वेक्टर जो हमारा या पोजीशन वेक्टर होगा वो हमेशा लेंथ में उतना ही होगा और P भी उतना ही होगा। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा लेकिन डायरेक्शन बच्चों क्या होगी, वेरिएबल होगी। तो यहाँ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट, डायरेक्शन में वेरिएबल। पॉइंट यहाँ सर्कल जो बन रहा हॉरिजॉन्टल सर्कल, उस पॉइंट उसके सेंटर के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम जो होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कंजर्व बना रहेगा। तो ऑप्शन को अगर जाकर बच्चों में देखूं, यहाँ पे कहा गया एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब इस पॉइंट के अबाउट बताना है, यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का कंजर्व होना, जो कि है नहीं। एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन, नहीं सर उल्टा लिखा है, एंगुलर मोमेंटम चेंजेज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 says a mass m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v naught at radius r naught. Okay, the mass is attached to the string which passes through a smooth hole in the plane as shown. अच्छी बात है। The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r naught by 2. Okay, the final value of the kinetic energy। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही एक सवाल आया था बीच में। देखो फिलहाल फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर मान लो एक टेबल हो, ऐसे मैं बना देता हूँ, मान लो एक टेबल ऐसे। बच्चों यहाँ पर ये रहा टेबल, कहीं पर किसी फ्लोर पे रखा होगा हॉरिजॉन्टल पे।
यहाँ पर बीच में ओरिफाइस है जिसके सहारे एक रस्सी ऐसे लटक रही है और इसका एक टर्मिनल यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर कोई ब्लॉक बंधा हुआ है, कोई मास है और वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में घुमाया जा रहा है। इसके घुमाए जाने की, रिवॉल्व करने की जो वेलोसिटी यहाँ के अंदर मेंशन किया गया क्वेश्चन में वो v0 है और रेडियस यहाँ पर r0 है। ये रस्सी जो इसके नीचे से आ रहा है बच्चों, जो रस्सी इसके नीचे से क्रॉस होता हुआ आ रहा है, जब इसको कहा गया है कि खींचा गया तो टेंशन एक तो बढ़ गया और दूसरी बात यहाँ रेडियस r0/2 हो गया। ग्रेजुअली, आराम से, बहुत तेजी से नहीं खींचा गया है। फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ के अंदर क्या होगा बच्चों? सब मिला जुला के हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे अगर ये रखा हुआ है तो नॉर्मल फोर्स और mg, वर्टिकल में कोई फोर्स नहीं, नेट फोर्स 0 हो गया। केवल एक फोर्स रहा जो कि टेंशन फोर्स होगा, वही यहाँ सेंट्रीपेटल फोर्स का फिलहाल काम करेगा। यहाँ पर बच्चों इसको खींचा गया, खींच करके इस रेडियस को छोटा कर दिया गया, तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहना है क्योंकि टार्क की नेट वैल्यू सेंटर के अबाउट क्या है? 0 है। तो बच्चों यहाँ सेंटर के अबाउट अगर मैं देखूँ तो टार्क क्या होगा, माफ करिएगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा। तो पहले सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम इनिशियल सिचुएशन में विल बी सेम एज एंगुलर मोमेंटम इन द फाइनल सिचुएशन। पहले सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम m मास की बॉडी v0 स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम सेंटर के अबाउट हम लिखेंगे m v0 और यहाँ पर हो गया r0। फाइनल सिचुएशन जब आया, मास वही है, नई वेलोसिटी मैंने मान लिया v' हो गया और यहाँ के अंदर नया वैल्यू r का हमारे पास हो गया r0/2। इस प्रकार से बच्चों एक चीज़ साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास v0 की जो माफ करिएगा v' की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ v0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों। फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहाँ देखूँ तो बच्चों फाइनल वैल्यू यानी के फाइनल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा हाफ m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर, जिसको कि मैंने v' फिलहाल मान रखा है का स्क्वायर। जो हमारा फाइनल वैल्यू ऑफ v' है, फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज इक्वल टू 2v0। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ m इंटू 2 टाइम्स ऑफ v0 का स्क्वायर। ये बच्चों हो गया 4m इंटू v0 का स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स यहाँ के अंदर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m इंटू v0 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। और आंसर अगर इतना है बच्चों तो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट यहाँ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 says point masses m1 and m2 are placed at the opposite ends of a rigid rod of length L। बच्चों L लेंथ का एक रॉड है जो कि रिजिड है, इसके अपोजिट कॉर्नर पर 2 मासेज रखे हुए हैं m1 एंड m2। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों आगे क्या बोला गया है, कह रहा है इसका मास, इसका लेंथ L है और इसका मास जो है बच्चों नेग्लेजिबल है। ठीक है, और m1 m2 रॉड का मास नेग्लेजिबल है, उसके पास कोई मास नहीं, उसको 0 मान के चल रहा है। बशर्ते उसके दोनों किनारे पर 2 अलग अलग मासेज रखे हुए m1 और m2। और आगे क्या कह रहा है, द रॉड इज सेट टू बी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट। बच्चों यहाँ रॉड के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो आप देख सकते हो। इस रॉड को उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कराया गया, ऐसे ये रोटेट हो रहा है। ये एक्सिस रहा, ये रॉड रहा, तो रॉड इस एक्सिस के अबाउट बच्चों यूं रोटेट हो रहा है। और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, पॉइंट पी से। आगे क्वेश्चन लिख रहा है द पोजीशन ऑफ पी ऑन दिस रॉड थ्रू विच द एक्सिस शुड पास सो दैट वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रॉड रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज मिनिमम इज गिवन बाई। यहाँ के अंदर बच्चों पोजीशन इस पॉइंट पी का कहाँ हो, मतलब ये एक्सिस कहाँ से गुजरे कि इसको मिनिमम वर्क डन, कम से कम वर्क करा के हम इसको क्या करा सके, रोटेट करा सके। बच्चों देखो, अब रोटेटरी मोशन में, जब ट्रांसलेटरी मोशन में वर्क डन की बात होती है तो हम लोग फोर्स के बारे में सोचते हैं और डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर जब रोटेटरी मोशन में वर्क डन की बात होगी तो फोर्स की जगह हम लोग टॉर्क के बारे में सोचेंगे।
और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सोचेंगे। सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो जो होना है वो तो होगा ही, इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, एक साइकिल पूरा होगा, 2 पाई रेडियन होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसकी बात नहीं कर सकते। अब हम ऐसा पॉइंट लेंगे जहां से टार्क हमारा मिनिमम हो। जब टार्क मिनिमम होगा तो बच्चों यहाँ वर्क डन भी मिनिमम होगा। जिस तरह से बच्चों हम लोग लिखते थे वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन, उसी तरह से हम अगर मान लो कांस्टेंट टॉर्क की बात करें तो कांस्टेंट टॉर्क के द्वारा वर्क डन हमारे पास टाउ डॉट क्या होगा, यहाँ के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा थीटा। ऐसे बच्चों जहां तक इन दोनों की बात रही, टाउ के बारे में जरा सोचिए। यहां पर ये दोनों एक्सियल वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल तय है। हम मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो टाउ इंटू थीटा आएगा, वो तो पक्का है। यहां पर अब टाउ की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो हमारा वर्क डन भी मिनिमम आएगा। रहा सर टाउ की वैल्यू कम मिनिमम होगी, कौन से पॉइंट के अबाउट मिनिमम होगी? बच्चों अगर इस दोनों मास का सेंटर ऑफ मास में खोज लूं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टार्क की नेट वैल्यू 0 आती है, यानी मिनिमम होती है। तो बच्चों यहाँ पर वर्क डन मिनिमम में कितना हो सकता है? 0 वर्क डन हो सकता है, और वो तब होगा जब टार्क की वैल्यू क्या हो जाए 0। और टार्क की वैल्यू 0 तब मिलेगी, मिनिमम तब मिलेगी जब बच्चों ये एक्सिस, जिस पॉइंट के अबाउट मैं टार्क निकालने जा रहा हूँ वो पॉइंट कहाँ से पास हो? सेंटर ऑफ मास से, यानी कि पॉइंट पी इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास होगा। इतने से बात समझ में आ गया कि पॉइंट पी यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा। अब बहुत आसान सा आपके पास कैलकुलेशन बचा। 2 मास का सिस्टम है, रॉड का मास लेना नहीं है, 2 मास का सिस्टम है बच्चों। सेंटर ऑफ मास की दूरी पहले वाले मास से x है और दूसरे वाले से l-x है। x की वैल्यू आपको निकालनी है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का l है। तो बच्चों यहाँ के लिए मैंने सिंपल सा तरीका बताया था, पहले मास से सेंटर ऑफ मास की दूरी x इक्वल टू दूसरा वाला मास डिवाइडेड बाई दोनों मासेज का सम m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई उन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस l। यही इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास का आप क्लास किए हो तो बच्चों ये डायरेक्ट ही आप इसको रख सकते हो, ठीक है। अगर दूसरा तरीका देखो तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बच्चों m1 r1, r1 का मतलब x इस पॉइंट के अबाउट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा l-1। एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा इक्वेशन ये होगा कि यहाँ पर हमारे पास बच्चों जो यहाँ पर इसी को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, x निकालना ना, इसी को सॉल्व करके आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। यही चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे कुछ करना ही नहीं, एक ही इक्वेशन बनेगा, उससे x की वैल्यू l के टर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमारा हो गया वो हो गया ऑप्शन ये। आप देख सकते हो साफ साफ यहाँ पर करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ये। Okay, this is the solution for the question number 26. Now let's proceed down to question number next one. Now we have question number 27. Question number 27 says a force capital F equal to this much. यहाँ पर बच्चों एक कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू यहाँ के अंदर दिया गया है अल्फा इंटू आई कैप प्लस 3 टाइम्स ऑफ इंटू जे कैप एंड यहाँ हो गया प्लस 6 टाइम्स ऑफ इंटू के कैप। ये कोई फोर्स है, ये किसी पॉइंट पे एक्ट हो रहा है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है बच्चों उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपको दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 6 टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस 12 टाइम्स ऑफ के कैप। ओके, हमसे कहा गया है वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन रहना चाहिए, अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड। बच्चों यहाँ के अंदर ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बच्चों एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, कंजर्व अगर ये है तो ये बात पक्का है टार्क की वैल्यू 0 होगी। टार्क की वैल्यू 0 होने का मतलब ये हुआ, टार्क 0 होने का मतलब ये हुआ कि r क्रॉस f की वैल्यू क्या हो? 0 हो। बच्चों मैंने बताया था ये वेक्टर, जब मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ ये बताया था ये और b अगर 2 वेक्टर हों तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तब आएगा, अगर 2 नॉन जीरो वेक्टर हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो 0 तब आएगा जब साइन 0 का केस हो या साइन 180 का केस हो। बच्चों फिलहाल
यहाँ पे मैं ये मान के चलूँगा कि दोनों पैरेलल होंगे। यहाँ पर अगर ये हमारे पास बच्चों रिजल्ट जो आ रहा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट 0 आ रहा है, तो पक्का ये दोनों पैरेलल होंगे। और पैरेलल होने की मैंने जो शर्त आपको बताई थी, वहाँ पर क्या बताया था, ax अपान bx इक्वल टू ay अपान by इक्वल टू az अपान bz, ऐसे बताया था। पैरेलल होने की शर्त बच्चों मैंने ये बताई थी कि ax अपान bx, ये y अपान by, az अपान bz, यहाँ पर ये इक्वल हों और ग्रेटर देन 0 हों, मतलब कि पॉजिटिव हों। अगर ये रेशियो बच्चों पॉजिटिव आए और यहाँ के अंदर पॉजिटिव आने के साथ साथ ax अपान bx, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, अगर बच्चों ये मेरे पास आ रहा है इक्वल, तो यहाँ मान लेंगे कि वो पैरेलल है। और दूसरा शर्त मैंने बताया था 0 तब आ सकता है जब ये दोनों एंटी पैरेलल हों। एंटी पैरेलल होने के लिए ये जरूरी है दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, ax अपान bx, ay अपान by, az अपान bz, ये इक्वल हों। साथ ही साथ इनकी वैल्यू बच्चों लेस देन 0 हो। लेस देन 0 होने का मतलब -1 हो। तो यहाँ मैं कोई एक डेटा इसको लेके देखिए, az अपान bz जो कि माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये दोनों एंटी पैरेलल रहे होंगे। सिंपली बच्चों चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, ये डेटा तो आना ही आना है, और पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे तभी 0 आना है। फिर से देखें आप लोग बच्चों, दो वेक्टर हमारे पास हैं f और r, एंगुलर मोमेंटम यहाँ कंजर्व कराना है, जिसके लिए टार्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। टार्क की वैल्यू 0 होने के लिए r क्रॉस f 0 होना चाहिए, और r क्रॉस f 0 होने के लिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, उसके लिए एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ओके बच्चों, वो बात की है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, पैरेलल एंटी पैरेलल, लेकिन यहाँ तक तो दोनों केस में सही होगा ना। तो बच्चों इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ। ये x पहले वेक्टर में ax, इसको वेक्टर ये अपने दिमाग में मानिए, तो ax का मतलब हो गया अल्फा अपान bx का मतलब हो गया 2 इक्वल टू ये y का मतलब हो गया 3, by का मतलब हो गया -6 इक्वल टू az का मतलब हो गया 6 और bz का मतलब हो गया -12। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए -1/2, यहाँ पर -1/2 इक्वल आया ना। यहाँ के अंदर बच्चों ये मेरे पास हो गया α/2 इक्वल टू -1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आ गया -1। डायरेक्ट ही यहाँ आप निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सेलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन for the question number 27. Now let's enjoy question number next one. We have question number 28. Question number 28 says two rotating bodies A and B of mass m and 2m with moment of inertia IA and IB, जहाँ पे बच्चों बताया गया IB ग्रेटर देन IA है। दो बॉडी हैं बच्चों, एक का नाम ये है, अगले का नाम B है। दोनों के लिए कुछ डेटा यहाँ दिया गया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है। मास इनके जो हैं बॉडी ए और बॉडी बी, यहाँ पर इसका मास m है, अगले का मास 2m है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट बच्चों यहाँ पर आई ए है और यहाँ पर आई बी है, और यहाँ साथ साथ इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि आई बी ग्रेटर देन क्या है, आई ए। ओके, हमसे कहा गया है इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इनके काइनेटिक एनर्जी बराबर हैं। चलो, और दूसरी बात कहा यल ए एंड यल बी दियर एंगुलर मोमेंट आर अबाउट रेस्पेक्टिवली देन, मतलब उसी एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम यल ए और यल बी यहाँ मेंशन किया गया। तो इसमें रिलेशन पूछा गया है, जबकि ये बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ इक्वल है। बेसिकली यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ए के लिए और काइनेटिक एनर्जी बी के लिए सेम है। काइनेटिक एनर्जी बच्चों जो हमारे पास होगा, ऐसे आप लोग देखो सिंपल मैनर में, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगा जे स्क्वायर, यहाँ पर जे के जगह पर यल लिख देते हैं, यल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2i। ठीक है बच्चों, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को इक्वल बता रहा है। यहाँ पर यल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आई इंटू के रोटेशनल।
के आर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो यहाँ पर यल स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या सीधे सीधे क्यों ना कह लें यल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब बच्चों जिसके लिए आई ज़्यादा होगा उसके लिए यल भी ज़्यादा होगा, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है आई बी ग्रेटर देन आई ए। अगर आई बी ग्रेटर देन आई ए है बच्चों तो ये बात यहाँ से प्रमाणित हो जाता है कि यल बी ग्रेटर देन क्या होगा, यल ए। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। अगर आंसर इतना है तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास चॉइस होगा वो हो जाएगा यल बी ग्रेटर देन यल ए, मीन्स ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन ए। ओके ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 28. नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन. वी हैव क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 says two discs of same moment of inertia about their regular axis passing through center and perpendicular to the plane of disc with angular velocities omega 1 and omega 2. मतलब यहाँ थोड़ा मिसिंग है वर्ड, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 से बच्चों रिवॉल्व कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट दोनों डिस्क. ओके, इफ दे आर ब्रॉट into contact face to face coinciding the axis of the rotation, the expression for loss of energy during this process. यहाँ पे बच्चों दो डिस्क हैं, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है. अच्छी बात है, देखते हैं बच्चों. यहाँ के अंदर ये रहा डिस्क नंबर 1, ये रहा डिस्क नंबर 2. दोनों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके रेगुलर एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास से जा रहा है बच्चों, यहाँ पर एक ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और अगला यहाँ ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है और दोनों का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. क्वेश्चन में तो नहीं लिखा है कितना है, लेकिन ऑप्शन में आई टर्म यूज किया गया है. ओके, यहाँ ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों डिस्क हैं ऐसे, ये दोनों रिवॉल्व कर रहे हैं बच्चों यहाँ ऐसे. अब क्या हुआ है, इन दोनों को एक के ऊपर एक ला करके रख दिया गया जेंटली, आराम से. तो क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इस प्रोसेस में कंजर्व रहेगा. ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से दोनों चल रहे थे, मतलब इसके ऊपर नेट टार्क सेंटर के अबाउट 0, इसके ऊपर भी 0, दोनों को बच्चों फेस टू फेस ला के रख दिया गया. ओके, जैसे 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 ये रहा डिस्क, देखिए ये रहा डिस्क बच्चों, इसके ऊपर ऐसा ही डिस्क एक और ला के रख दिया गया. ये दोनों रिवॉल्व कर रहे थे अलग अलग, ऐसे दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया. तो अब जो सिस्टम बनेगा दोनों को रखने के बाद, उस सिस्टम का भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जितना पहले दोनों का मिला के था, और फाइनल जो सिस्टम बनेगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. हम शुरुआत में देखो यहाँ डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं मेंशन है, तो ये मान के चलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हों. तो शुरुआत में पहले तो सिचुएशन हमारे पास ऐसे है और बाद में सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया. ये हमारा रहा बच्चों डिस्क नंबर 1 और यहाँ पर इसी के ऊपर ला दिया गया डिस्क नंबर 2, दोनों को ऐसे फेस टू फेस रख दिया गया. डायग्राम मुझसे उतना क्लियर नहीं यहाँ बना होगा, आप समझ जाइए क्या कॉन्सेप्ट है. देखो बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ एंगुलर मोमेंटम की नेट वैल्यू पूरे सिस्टम की बिफोर एंड एंगुलर मोमेंटम की नेट वैल्यू आफ्टर, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अभी इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम मैं देखूं अलग से, तो हमारे पास बच्चों ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 1, यही होगा ना. और ये वाले डिस्क के लिए मैं देखूं तो ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा 2, और दोनों की डायरेक्शन सेम मानेंगे क्योंकि रिवॉल्यूशन दोनों का मैंने देखो बच्चों क्या दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज दोनों की डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम की अलोंग द एक्सिस अपवर्ड ऐसे हो गया. जब दोनों को मिला दिया गया तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सिस्टम का बन के आ जाएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2. दोनों का कॉमन एक्सिस हो गया, यहाँ पर आ गया I1 प्लस I2, मीन्स यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा 2I इंटू नया वाला ओमेगा, यहाँ इसको ओमेगा डैश लिख देता हूँ. बच्चों सॉल्व करेंगे तो I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2. तो हमारे पास यहाँ के लिए जो ओमेगा डैश आ गया बच्चों, ओमेगा डैश विल बिकम हियर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2. ओके,
अब हमें ये बताना है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर मैं निकालने के लिए जाऊं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ डेल्टा के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बाद में काइनेटिक एनर्जी कम हो गया होगा और पहले मिला करके ज़्यादा रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली डिफरेंस मुझे लेना है, बड़ा माइनस छोटा कर लेते हैं। सिग्मा के काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू माइनस सिग्मा के काइनेटिक एनर्जी की बच्चों यहाँ पर फाइनल वैल्यू, ज़्यादा माइनस कम कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी पहले केस में मेरे पास इसके पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर और इसके पास हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ आई ओमेगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया दोनों का मिला के काइनेटिक एनर्जी पहले सिचुएशन में। बाद में जब दोनों को कंबाइन कर दिया गया तो नई काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ इंटू आई के जगह पर 2i और ओमेगा स्क्वायर के जगह पर बच्चों हो जाएगा ओमेगा डैश का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बच्चों हम लोग एक काम करेंगे, ओमेगा डैश की ये वाली वैल्यू जो हम लोग निकालें यहाँ रख लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये देखिए कुछ जो कॉमन हो रहा है उसको बाहर उठा लाइए, हाफ आई सब में है। तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा के लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ आई कॉमन कर लिया, बचा कितना ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ के अंदर हो जाएगा बच्चों हाफ आई चला गया 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा डैश का स्क्वायर, ऐसे ओमेगा डैश का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे आ गया। बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ओमेगा डैश की वैल्यू हम रख देते हैं, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, माइनस ऑफ यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कितना हो गया आई ओमेगा डैश का स्क्वायर इन दी सेंस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, देखो डेल्टा के हमारे पास जो आएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ के अंदर हो जाएगा हाफ टाइम्स ऑफ आई। बच्चों इसको आप सॉल्व करोगे, इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा, इसको ओपन करोगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये वाला 4 यहाँ के 2 से कैंसिल होकर यहाँ 2 आ जाएगा और ये मेरे पास हो जाएगा 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ के अंदर बच्चों हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो सब मिला जुला के यहाँ पर बच्चों जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, आप लोग पूरा प्रोसेस करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा 1 माइनस ऑफ ओमेगा 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यही रिजल्ट यहाँ मिलेगा। इट मीन्स यहाँ के लिए बच्चों डेल्टा के की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/4 टाइम्स ऑफ आई ओमेगा 1 माइनस ऑफ ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ये आ गया डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी में होने वाला परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, इस तरह से जो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन ये। ओके, ये पूरा आप बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, यही रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 सेज द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्लैनेट इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट सन, ओके, एट पोजीशन ए बी सी आर के ए के बी के सी रेस्पेक्टिवली। ओके बच्चों, हमसे कहा गया है AC is the major axis, AC is the major axis and SB is perpendicular to AC at the position of S as shown in the figure। बच्चों यहाँ के अंदर ये हमारे पास SB रहा, परपेंडिकुलर है, इसको माइनर एक्सिस बोल सकते हो। यहाँ सन फोकस पर होगा, जैसा कि
केपलर जी का रूल है, पहला ही रूल, कि यहाँ प्लैनेट जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलता है और सन एक फोकस पर होता है, ऐसा ही कुछ यहाँ है। ओके, हमसे कहा गया है कि जब प्लैनेट जो है पॉइंट सी से गुजर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इस पोजीशन पे के सी है। जब वही प्लैनेट पॉइंट बी को क्रॉस कर रहा होता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के बी है, और जब वही प्लैनेट पॉइंट ए को क्रॉस कर रहा होता तो काइनेटिक एनर्जी के ए है। हमसे पूछा गया कि सर आप ये बताइए यहाँ के अंदर काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे सही ऑर्डर हमें पता करना है। तो बच्चों देखो, कई तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बच्चों सब मिला जुला करके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना है। यहाँ पर जे की वैल्यू एम वी आर सिंपली लिख लें। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर स्पीड v है तो एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट, पॉइंट एस के अबाउट क्या होगा, एम वी आर। यहाँ के अंदर प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम सन के अबाउट एम वी आर होगा। बच्चों यहाँ पर हमारे पास एम वी आर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो एम वी आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। रहा सवाल, एम तो एक ही है, वही प्लैनेट है हर जगह, तो जगह जगह अगर मुझे कंपेयर करना हो तो मास तो दोनों साइड वही आएगा, m1 v1 r1 m2 v2 r2 करेंगे तो m1 इक्वल टू m2, यानी कि बच्चों यहाँ के अंदर v इंटू आर की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर बच्चों जहाँ पर r की वैल्यू कम होगी वहाँ v की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मिला के हमें कांस्टेंट करना है तो ये होना चाहिए, या सीधे सीधे यहाँ से ये दिख रहा है v विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, जहाँ r यानी कि सन से जो डिस्टेंस है वो जो सबसे जहाँ कम होगा बच्चों वहाँ v की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, और v की वैल्यू जहाँ सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर r की वैल्यू अगर मैं देखूं तो पोजीशन ये वाला पोजीशन पेरिजी कहलाता है बच्चों, जो कि सन के सबसे पास होता है, तो ये सबसे कम हो गया। और सबसे फारतेस्ट वाला ये पोजीशन कहलाता है एपोजी, जो कि सन से सबसे दूर होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये कह लेता हूँ मैं RC जो सबसे ज़्यादा होगा और ये सबसे कम होगा, ये दूरी बीच में होगी, यहाँ के अंदर ये हो गया RB। जो यहाँ इस डिस्टेंस का ऑर्डर है, वेलोसिटी का ऑर्डर इसका जस्ट रिवर्स होगा। यहाँ पर v ये v b v c वेलोसिटी का ऑर्डर रिवर्स हो गया, और जो वेलोसिटी का ऑर्डर होगा बच्चों वही काइनेटिक एनर्जी का भी ऑर्डर यहाँ बनेगा। इट मीन्स बच्चों यहाँ काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर हो गया के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के सी विल बी लेस देन के बी विल बी लेस देन के ये। जैसा आंसर दिया हो, ऑप्शन दिया हो, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी, ऑप्शन बी यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस होगा। ठीक है, करेक्ट मैचिंग जो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिल रहा है वह है बच्चों ऑप्शन बी। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेज क्या कहता है, अ सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। ओके, द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड कीपिंग इट्स मास सेम। स्फीयर का रेडियस इंक्रीज किया जा रहा है और उसका मास उतना ही बनाया गया। ये बच्चों यहाँ स्फीयर है, ये सिमेट्री एक्सिस से सेंटर ऑफ मास से पास हुआ होगा, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अब इसलिए एक्सिस डायमीटर के अलॉन्ग होगा। कहा गया रेडियस यहाँ के अंदर इंक्रीज किया गया लेकिन मास उतने का उतना बना हुआ है। अब इसलिए यहाँ डेंसिटी कम कर दी गई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज वुड रिमेन कांस्टेंट फॉर द स्फीयर। बच्चों अगर इसी एक्सिस के अबाउट देखा जाए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, तभी वो चल सकता है जब इस एक्सिस के अबाउट बच्चों टॉर्क की वैल्यू 0 हो, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो। एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब कंजर्व था। अब अगर इसका रेडियस को मैं बढ़ाऊंगा तो जितना इधर बढ़ेगा उतना इधर बढ़ेगा, अभी भी टॉर्क की वैल्यू 0 रहेगी। इट मीन्स बच्चों क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम इसका अभी भी कंजर्व रहेगा। तो इस सवाल में सीधा सीधा इसका जवाब होगा सर, इस सवाल के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम
बच्चों इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये अबाउट एक्सिस, कौन सी एक्सिस, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये बी, ये बी, ये बी, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, विल बी कांस्टेंट, या कंजर्व कह सकते हैं, ज़्यादा सही शब्द होगा कंजर्व। ठीक है, जो था वही बना रहेगा। तो ऑप्शन में अगर जाके देखें तो करेक्ट चॉइस जो बच्चों यहाँ के लिए होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, करेक्ट चॉइस दैट वी विल सिलेक्ट हियर, दिस विल बी ऑप्शन डी। ओके बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। और अब आगे तो अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहीं तक है एक्सरसाइज में। ठीक है बच्चों, इस तरह से एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज को भी मैंने सॉल्व करा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है आप इसको कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो आप पूछो। ठीक है बच्चों, अब रोटेशनल मोशन में एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दिन का टॉपिक है, थियरी पार्ट एक दिन का है, लेकिन एक क्वेश्चन उससे जरूर आना है, दैट इज रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का जिक्र बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप लोग जितना पढ़े हो उसका चिंतन मनन करो, उसको अपने दिमाग में ले करके उस पर विचार करो, उस पर कॉन्सेप्ट को दिमाग में बनाओ और दिमाग में उसको बैठाओ। कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछो। बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि होगा रोलिंग मोशन। तब तक मेरे प्यारे बच्चों पूरे एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ आप लोग पढ़ाई करें, आप लोग बच्चों हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। ओके, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।